अगर कोई सवाल करे कि बिहार विधानसभा में क्या कॉमन है, तो शायद जवाब आएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यानी पार्टी चाहे लालू यादव की बड़ी हो, भाजपा की हो या कांग्रेस, मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार हैं। इसके पीछे बड़ा कारण है बिहार की जनता के भीतर उनके लिए विश्वास। मगर सवाल है कि क्या अब भी जनता के मन में नीतीश कुमार हैं, या फिर इस बार उन्होंने अपने साथ साथ एनडीए को भी डुबो दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन खुद को कहां देखता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। वैसे एक रोटी को कई बार तवे पर पलट दिया जाए तो वो जल जाती है, यानी खाने के लायक नहीं रहती। कुछ यही हाल इन दिनों नीतीश कुमार का भी है, जिन्हें आप कई कारणों से समझ भी सकते हैं। सबसे पहला, क्रेडिबिलिटी पर खतरा। कभी एनडीए तो कभी गठबंधन, कभी समाजवाद की बात तो कभी राम राज्य की। यानी अब बिहार की जनता उन पर विश्वास करे भी तो करे कैसे? इस बात को खुद नीतीश कुमार के पुराने साथी प्रशांत किशोर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार धूर्त हैं, बिहार के लोगों को ठग रहे हैं, बिहार की जनता सूद समेत वापस करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा उन्हें छोड़ देगी, या उनके चेहरे को आगे करके लड़ेगी भी तो जनता उन्हें भी छोड़ देगी। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में चुनाव लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अगर आ भी गई तो मैं अपने काम से संन्यास ले लूंगा। इसके बाद दूसरा सवाल नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं के लिए विवादित बात कही, जिसकी आलोचना पूरे देश में हुई। फिर किस तरह वो एक बुजुर्ग और बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी पर बरस पड़े, जो पूरी तरह से अकल्पनीय था। इस बात को सिर्फ हम नहीं बल्कि पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि नीतीश ने जिस तरह विधानसभा में परिवार नियोजन की बात कही, ये ठीक नहीं थी। एक दलित नेता जीतन राम मांझी को जिस तरह से हमला बोला, कल्पना से परे है। सुशील ने नीतीश को किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित तक बता दिया। इन तमाम बातों से यही मालूम होता है कि भले ही नीतीश ने कुछ तिकड़म भिड़ाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी काबिज रखी हो, लेकिन वो अब इतने मजबूत रहे नहीं हैं। खैर, अब सवाल ये है कि कौन मजबूत हुआ है, कौन कमजोर हुआ है, और क्या होगा इंडिया गठबंधन का। इन जवाबों को जानने से पहले एक बार हम साल 2019 के लोकसभा की तस्वीर देख लेते हैं। तब एनडीए ने कुल 351 सीटें जीती थी, वहीं भाजपा 436 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसने 330 सीटें जीती थी। 72 सीटों पर दूसरे और 31 सीटों पर तीसरे नंबर पर थी। इसी तरह यूपीओ को 90 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें कांग्रेस ने 422 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 52 सीटें जीत ली थी। इसके अलावा कांग्रेस 209 सीटों पर दूसरे और 99 सीटों पर तीसरे नंबर पर थी। इसी तरह टीएमसी ने 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 22 सीटों पर जीत मिली थी। 19 सीटों पर दूसरे और 3 सीटों पर तीसरे नंबर पर आई थी। खैर, अब आते हैं इंडिया गठबंधन पर होने वाले सवालों पर, जिसकी तस्वीर फिलहाल सामने है। उससे तो यही लगता है कि लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले बिहार में हुआ उलटफेर इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भाजपा के लिए तर्क को भी बल मिलता है कि विपक्षी गुट एक अस्थिर गठबंधन है, जिसे भाजपा भुनाएगी भी। हमने साल 2019 लोकसभा चुनाव में देखा था कि राज्य की 40 लोकसभा सीट में 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। तब भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। यही कारण था कि भाजपा को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। अब नीतीश ने दोबारा एनडीए में आने पर भाजपा फिर से खुश हो गई है, मगर हालात इस बार दूसरे हैं, क्योंकि एनडीए का ही एक कुनबा नीतीश को नहीं पसंद कर रहा है। जैसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते रहे हैं कि मैं साफा तभी खोलूंगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दूंगा। नीतीश कुमार रद्दी का ढेर हो चुके हैं, लेकिन अब वो नीतीश के अंडर में काम करेंगे तो तकरार होना तय है। फिर हमने पहले ही कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। अब दलों के दल बदल होने के बाद हमें बिहार जाति समीकरण पर एक नजर घुमा देनी जरूरी है, क्योंकि भाजपा का टारगेट 50% प्लस वोट का है। यादव और मुस्लिम मिलकर 35% के करीब ही वोट होता है। इसी समीकरण के बदौलत 2019 में आरजेडी और कांग्रेस ने भाजपा से मुकाबला भी किया था, लेकिन सफल नहीं रहे। कांग्रेस महज एक सीट मुस्लिम बहुल किशनगंज ही जीत सकी थी, जबकि आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था।
हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण बदल चुके हैं, लेकिन भाजपा एक बड़े गठबंधन के साथ मजबूत राजनीतिक समीकरण भी बनाए रखे हुए है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के लिए एनडीए से बिहार में मुकाबला कर पाना आसान नहीं होगा। अब बात ये कि इंडिया गठबंधन का नया समीकरण क्या होगा, तो हालात बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ सीटों के बंटवारे और तकरार के चलते अकेली पड़ती जा रही है, जिसकी शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल से। पहले ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें देने के लिए कह रही थी, लेकिन जब कांग्रेस ने कहा उन्हें कम से कम 7 से 10 सीटें चाहिए, तब ममता ने 2 सीटों वाला रास्ता भी बंद कर दिया और ऐलान कर दिया कि बंगाल की सभी 42 सीटों पर उनकी पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी। इसका कारण 2019 के आम चुनाव भी हैं। तब बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस लेफ्ट के साथ अगर टीएमसी साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो भाजपा को बड़े नुकसान की आशंका थी, क्योंकि 2019 के चुनाव में भाजपा ने जिन 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, उनमें कई सीटों पर जीत का मार्जिन बेहद कम था। टीएमसी 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, 1 सीट पर तीसरे नंबर पर आई थी, जबकि भाजपा 22 सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी, 2 सीटों पर तीसरे नंबर पर आई थी। कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, 1 सीट पर दूसरे और 5 सीट पर तीसरे नंबर पर आई थी। लेफ्ट पार्टियों को न जीत मिली थी, न वे दूसरे नंबर की पार्टी बन पाए। मगर हमें भूलना नहीं चाहिए कि ममता बनर्जी का जादू सिर्फ बंगाल में ही है। अगर इंडिया गठबंधन उनसे आस लगाए कि दूसरे राज्यों में सीट दिलवाएं तो बेईमानी होगी। इसका उदाहरण भी 2019 से ले सकते हैं। टीएमसी ने झारखंड, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और बिहार में भी उम्मीदवार उतारे थे। कुल 63 उम्मीदवार चुनाव लड़े, लेकिन बंगाल के अलावा कहीं पार्टी का जादू नहीं चल सका। टीएमसी ने इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया था, यानी कुल मिलाकर अकेले चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा ही होना है। इसके बाद अगर बात यूपी, झारखंड और पंजाब की करें, तो पंजाब में आप और यूपी में सपा से भी कांग्रेस की खींचतान चल रही है। कहने को तो आने वाले दिनों में पंजाब में भाजपा और अकाली दल के बीच नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जिसका फायदा भाजपा को ही मिलेगा, जबकि कांग्रेस और आप अलायंस से सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह यूपी में बसपा इंडिया अलायंस से बाहर है। 2019 में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। बसपा के इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होने से भाजपा को फायदा पहुंचने की भी संभावना है, क्योंकि सपा सिर्फ 5 और कांग्रेस 1 सीट जीत सकी थी। बसपा के अलग लड़ने से बड़ा वोट बैंक बिखर जाएगा और विपक्षी एकता को झटका लगेगा। वहीं बात झारखंड की करें तो यहां भी सीटों के बंटवारे पर राय नहीं बन पा रही है। राज्य में कुल 14 सीटें हैं और कांग्रेस 10 सीटों पर दावेदारी कर रही है, जबकि जेएमएम भी 7 सीटें मांग रही है। आरजेडी और लेफ्ट ने 2-2 सीटें दिए जाने की मांग उठाई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 9 और जेएमएम ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। चुनावी नतीजे में भाजपा ने 11, कांग्रेस, जेएमएम, एजेएसयू ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की थी। अब आ जाइए महाराष्ट्र। यहां तो शिवसेना के 2 फाड़ ने इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से रोक रखा है। हालांकि गठबंधन के घटक दल वाली शिवसेना उद्धव गुट जीत के दावे करता रहता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शरद पवार खेमे पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। पवार के भी एनडीए में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले साल एनसीपी से बगावत करने वाले शरद पवार के भतीजे अजित पवार एक बार फिर सक्रिय हुए हैं और अपने चाचा शरद पवार को मनाने में जुट गए हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बगैर सूत्रधार नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन कैसे आगे बढ़ता है और खुद को एनडीए के मुकाबले कितना सशक्त बना पाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज़ 15 को। शुक्रिया।